हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा, कल हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजन कंप्लीट कर लिया था। देन बेटा फाइनेंसिंग डिसीजन कंप्लीट कर लिया था। देन बेटा मैनेजमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल एक छोटा सा टॉपिक था, लास्ट में वो पढ़ लिया था। ठीक है जी, आज चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, और फिर बेटा केस स्टडी और पास्ट ईयर क्वेश्चन की बात। बाबू पहले एक बार मुझे ये बता दो, कोई भी प्रॉब्लम है कल वाले टॉपिक में या बढ़ जाए सीधा आगे? अब बेचारे प्रॉब्लम तो तब बताएं जब किताब जाके घर उठाएं। क्यों दी? है नहीं, बिजनेस स्टडीज तो हवा हवाई सब्जेक्ट है। हवा हवाई है बेटा। हाँ ये भी बात ठीक है, वही तो। किताब को हाथ ही नहीं लगाते भैया, ऐसे हाथों में दर्द होगा, किताबों को भी परेशानी होगी, तो ऐसी परेशानी ना ही दो। क्यों जी? प्रॉब्लम तो कभी आती ही नहीं भाई साहब। 100/100 सारे मेरे बच्चों के ही आते हैं भैया। लो बेटा, एक लास्ट टॉपिक है जिसकी चर्चा करने जा रहे हैं, फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। बेटा डिविडेंड डिसीजन की बात करनी है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की दो बातें, जो बताया था कि बेटा इंट्रोडक्शन में हमेशा दो बातें आएंगी। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में भी आई हैं, फाइनेंसिंग में भी आई हैं, और आज डिविडेंड में भी आ जाएंगी। और बेटा फिर इनके फैक्टर अफेक्टिंग। उसके बाद बेटा एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन कुछ पुराने बच्चों के लिए और कुछ नए बच्चों के लिए, फर्स्ट टाइम ये बैच पढ़ रहे हैं उनके लिए है कुछ इंस्ट्रक्शन, और कुछ बेटा जो रिवीजन कर रहे हैं उनके लिए वो बताऊंगा। बेटा पहले डिसीजंस कंप्लीट करते हैं पूरे। वो डिविडेंड डिसीजन में भी इंट्रोडक्शन में दो बात है। सबसे पहली बात, हाउ मच ऑफ द प्रॉफिट अर्न्ड बाय अ बिजनेस कंसर्न शुड बी रिटेन्ड इन द बिजनेस एंड हाउ मच ऑफ द प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर एज डिविडेंड। बेटा डिविडेंड डिसीजन में ना दो ही बातें डिसाइड करनी है आपको यहाँ पर। ठीक है ना जी? बाबू आपको याद है कंपनी में पेमेंट बांटने का एक फिक्स सीक्वेंस होता था। बेटा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस हम इंटरेस्ट देते थे, अर्निंग बिफोर टैक्सेस देन बेटा हम टैक्सेस देते थे, अर्निंग आफ्टर टैक्सेस हम बेटा प्रेफरेंस डिविडेंड देते थे। लेकिन जो कुछ बच जाता था बेटा कंपनी सारा कभी भी इक्विटी में डिविडेंड नहीं बांटती। बाबू कहीं ना कहीं इसमें से एक सर्टेन्ड अर्निंग बेटा कंपनी रिटेन्ड कर देती है फॉर सम फ्यूचर पर्पसेस। फ्यूचर पर्पस कुछ भी हो सकता है बेटा। हो सकता है बेटा फ्यूचर में उन्होंने कोई एक्सपेंशन करना हो, कोई बेटा प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी हो, कोई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हो, तो बेटा कहीं ना कहीं कंपनी कुछ ना कुछ रिटेन कर लेती थी, जिसको हम प्यार से रिटेन अर्निंग बोलते थे, और बचा हुआ बेटा इक्विटी डिविडेंड बांट देती थी। मैं भी यही बात कर रहा हूं। डिविडेंड डिसीजन में हम क्या डिसाइड करते हैं? हाउ मच ऑफ द प्रॉफिट शुड बी रिटेन्ड इन द बिजनेस एंड हाउ मच ऑफ द प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर एज डिविडेंड। कि कितना रिटेन करें और कितना बांटें। समझ में आती है बेटा दो बातें इंट्रोडक्शन की? फटाफट से रीड करना इंट्रोडक्शन, जल्दी से रीड करके बताओ। डन? चलो बेटा, इसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजंस। बेटा फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन मतलब अगेन बेटा मुझे सोचना है, हर फैक्टर में सोचना है, किस सिचुएशन में पैसे रिटेन करूं, किस सिचुएशन में डिविडेंड बांट दूं, किस सिचुएशन में रिटेन करूं, किस सिचुएशन में बांट दूं। सिंपल सी बात। ठीक है जी? बाबू पहली हेडिंग पढ़ना, क्या लिखी गई है? पहली हेडिंग लिखी गई है बेटा अमाउंट ऑफ अर्निंग्स। ठीक है जी? बेटा कहता है डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को नसीहत है बेटा, डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले अपने पास अर्निंग्स जरूर देख लेना। क्योंकि बेटा डिविडेंड बढ़ता किससे है? या तो करंट ईयर अर्निंग से या बेटा पास्ट ईयर अर्निंग से। तो बेटा अर्निंग इज द इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट टू बी कंसीडर्ड व्हाइल डिक्लेयरिंग एनी डिविडेंड। आप खुद सोचो, मैं कहता हूं बेटा कंपनी का ना आज 5th ईयर ऑफ ऑपरेशन है। पहले साल कंपनी ने ना 5 लाख कमाए थे, इसमें से ना रिटेन करे हैं 20,000, बाकी सब डिविडेंड डिविडेंड बांट दिया खाली। बेटा अगले साल कंपनी ने 6 लाख रुपए कमाए, इसमें से ना 1 लाख रुपए रिटेन करे, बाकी सब बांट खाए। बाबू अगले साल कंपनी ने 8 लाख रुपए कमाए, 2 लाख रुपए रखे हुए, बाकी सब बांट खाया है, खर्चे कर दिए। बाबू अगले साल 10 लाख रुपए कमाए, इसमें से 3 लाख रिटेन करे, बाकी सब बांट खाया। इस साल कंपनी ने 15 लाख कमाए हैं और कंपनी का एक्सपेक्टेड खर्चा है 10 लाख रुपए।
यानी कि पड़ा कितना कितना हुआ है मेरे पास भाई, 5 लाख इस साल का पड़ा हुआ है, बाकी 6,20,000 रुपए ये पड़ा हुआ है। बेटा जब आप डिविडेंड बांटने जा रहे हो अपनी अर्निंग को जरूर कंसीडर कर लेना, क्योंकि डिविडेंड बढ़ता किससे, या तो करंट ईयर अर्निंग से या पास्ट ईयर अर्निंग से। जो या तो पास्ट ईयर में रिटेन किया वो पड़ा होगा, या बेटा करंट ईयर जो कमाया होगा उसी से तो बांटोगे डिविडेंड। या ऐसे ही कुछ भी आए जी और डिक्लेयर कर दिया 15 लाख रुपए डिविडेंड है, 15 लाख। बेटा कर क्या चीज कंसीडर करनी चाहिए डिविडेंड बांटने से पहले, पहले प्रॉफिट तो कंसीडर कर। बटेगा तो प्रॉफिट से ही, या तो करंट ईयर से या पास्ट ईयर से। तो बेटा पहली चीज जो कंसीडर करनी है डिविडेंड अनाउंस करते टाइम, वो कमाइयां है। डन, कोई दिक्कत तो नहीं। साथ ही साथ लिंक कर देता हूं फिफ्थ हेडिंग। फिफ्थ हेडिंग क्या लिखी गई है पढ़कर बताना, कैश फ्लो पोजीशन। बेटा दूसरी बात, खाली प्रॉफिट होने से कुछ नहीं होता, इधर देखो प्लीज बेटा, खाली प्रॉफिट होने से कुछ नहीं होता, कैश फ्लो पोजीशन भी तो होनी चाहिए, कैश भी तो होना चाहिए आपके पास, क्योंकि बेटा डिविडेंड इज ऑलवेज पेड इन कैश, नेवर पेड इन काइंड। ऐसा हो सकता है मेरे पास बेटा, मैंने जब बोला कि मेरे पास प्रॉफिट है 11,20,000 जो कि दिखाई दे रहा है आपको बेटा, लेकिन कैश बैलेंस एक्चुअली में कम हो, मैंने वो रिटेन अर्निंग एफडी में इन्वेस्ट कर दी हो, वो तो कुछ भी सकता है ना बेटा। तो डिविडेंड क्योंकि कैश में पे होगा, खाली प्रॉफिट कंसीडर करने से कुछ नहीं होगा, सॉरी खाली प्रॉफिट कंसीडर करने से कुछ नहीं होगा बेटा, अपार्ट फ्रॉम प्रॉफिट कैश फ्लो भी कंसीडर करना उतना ही जरूरी है। ठीक है ना, अगर मैं सोच रहा हूं 8 लाख का डिविडेंड बांटूंगा, ठीक है आपके पास 11,20,000 प्रॉफिट है तो 8 लाख का आप बांट सकते हो डिविडेंड, बेटा 8 लाख का कैश
है ना, नेचर ऐसा है कंपैरिजन का, ठीक है ना। और जब आप कंपैरिजन करते हो ना, हर जगह कंपैरिजन करना अच्छा नहीं होता। अब आप पता है क्या सोच रहे हो, अच्छा 5 लाख, 5 लाख बहुत बढ़िया, 6 लाख, 6 लाख बहुत बढ़िया, तू 5.5, तू 10, अरे भैया बहुत बढ़िया भैया कंपनी भी। ऐसा बच्चा सोचता है बेटा, पहली बार में तो यही सोचता है। बेटा नहीं, कंपनी ए बहुत बढ़िया डिविडेंड बांट रही है एज कंपेयर टू कंपनी बी। मैं लॉजिक बता देता हूँ इसका क्या है, ठीक है ना, ऑल्दो आप कंपैरिजन में इंटरेस्टेड थे। बेटा कंपनी बी के साथ प्रॉब्लम क्या है कि मैं आपको बता देता हूं। सर आपने 5 लाख डिविडेंड बांटा फर्स्ट ईयर में, शेयर होल्डर बहुत खुश है। जैसे बेटा दुनिया में हमारी नॉर्मल प्रैक्टिस, हम जितना पिछले साल कमा चुके होते हैं अगले साल उससे ज्यादा की आशा होती है हमें, सबको ही होती है बेटा, दुनिया में कोई नहीं है ऐसा जो कम कमाना चाहता है, सब ज्यादा कमाना चाहते हैं। तो शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई कंपनी से कि पिछले साल 5 लाख दिए, इस बार तो कुछ ज्यादा देगी कंपनी। कंपनी ने 10 लाख दे दिया, शेयर होल्डर कूद पड़े, डबल पैसा दे दिया अगले ही साल। बेटा अगले साल डबल मिल गया, 10 लाख मिल गया। अब थर्ड ईयर एक्सपेक्टेशन क्या होगी, सच बताना, 10 से कम या 10 से ज्यादा? ऑब्वियस सी बात है ज्यादा। और अगले साल मिलेगा 6 लाख, क्या होगा बेटा, शेयर होल्डर डिससेटिस्फाई हो जाएंगे आपसे। अच्छे दिनों में किसी को कुछ मतलब बुरा नहीं लगता, ठीक है ना, हल्का सा भैया कंपनी डिविडेंड कम कर दे, एकदम कंपनी में 1000 बुराइयां दिखने लगेंगी शेयर होल्डर को, एक ही दम में। तो बेटा जब तक ठीक मिलता रहेगा तब तक शेयर होल्डर खुश है, जैसे ही बेटा पिछले साल से कम मिलेगा शेयर होल्डर डिससेटिस्फाई हो जाएगा। और मुझे पता है डिससेटिस्फाई होने पे क्या करते हैं शेयर होल्डर, सिर्फ बेटा उठाकर शेयर बेचते हैं कि कोई दूसरी कंपनी ढूंढ लेता हूँ सेम सेक्टर में, टेक्सटाइल में कोई इससे अच्छी कंपनी ढूंढने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। लेकिन बेटा कंपनी एक ही सिचुएशन देखना, उसने 5 लाख डिविडेंड बांटा, शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन बढ़ी, अगले साल 5.5 मिला, उसने कहा ठीक है यार 10% की ग्रोथ है, इतना तो हमारे अपने धंधे में भी नहीं होती, बढ़िया डिविडेंड मिल रहा है। उसके बाद फिर 6 लाख मिला, आपकी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल बढ़ रही है। सर क्या यहाँ डिससेटिस्फाई आपका होना बनता है, यहाँ आपको पता भी नहीं लगेगा डिससेटिस्फैक्शन किस चिड़िया का नाम है। यहाँ तो आपको लगेगा बढ़िया है, चल रहा है जी धंधा, 10-10% बढ़ के आ रहा है डिविडेंड। क्लियर है बेटा बात, समझ में आती है बात? तो बेटा कंपनी हैविंग स्टेबल अर्निंग्स आर इन अ बेटर पोजीशन टू डिक्लेयर बेटर डिविडेंड। बेटा जिस कंपनी की जितनी स्टेबल अर्निंग्स होती है ना, वो उतना बढ़िया डिविडेंड बांट पाती है। लेकिन जिस कंपनी की अर्निंग ही अनस्टेबल है सर, ना शेयर होल्डर का ना लगभग डिससेटिस्फाई होना तय होता है। मैं कहूं अगर आपको ही नहीं पता, आपके धंधे में एक साल 10 लाख कमा लेते हो, अगले साल बेटा 20 लाख कमा लेते हो, फिर 5 पे आ जाते हो, फिर 8 पे आ जाते हो, फिर 1 पे आ जाते हो, सर आपकी कंपनी का कोई भविष्य नहीं है, आपसे तो शेयर होल्डर पक्का ही डिससेटिस्फाई होगा। तो बेटा जिस कंपनी की जितनी स्टेबल अर्निंग उतना बेटर डिविडेंड। क्लियर है बेटा बात, समझ में आती है? स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग हेडिंग पक्का रीड करना चाहोगे, क्योंकि टेक्निकल हेडिंग है, चलो पढ़ लो एक बार। और ये एग्जांपल नोट कर लो भैया, ये जरूर नोट कर लो, पेपर में ध्यान इससे ही आएगी हेडिंग। बेटा हेडिंग क्लियर है, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, इससे रिलेटेड हेडिंग है थर्ड हेडिंग, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। सामने देखना, सामने देखो सर, एग्जांपल कंटिन्यू है सेम। बेटा चलो मैं ना आपको एक बात समझाने की कोशिश करता हूं, मैंने भी बोला ना दोनों एक सेक्टर की कंपनियां, और दोनों की शुरुआत एक साल एक साथ हुई थी, पहला साल इसका जब खत्म हुआ इसका खत्म हुआ। बेटा जब दो कंपनियां लगभग सेम सेक्टर की होती है ना, लगभग प्रॉफिट मार्जिन रिमेन्स द सेम। चाहे आप उठाकर देख लो पीएनबी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, प्रॉफिट मार्जिन दोनों की बैलेंस शीट कंपेयर करके देख लेना, एसपीएल कंपेयर करके देख लेना, जो नेट प्रॉफिट का मार्जिन होगा वो बिल्कुल सेम होगा, उठाकर देख लेना कभी भी। एक इंडस्ट्री की लगभग सभी कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन सेम होता है, बस फर्क किसका बढ़ जाता है, टर्नओवर का। एसबीआई की टर्नओवर पीएनबी से बहुत ज्यादा है, इसलिए नेट प्रॉफिट अमाउंट में ज्यादा होगा, लेकिन परसेंटेज देख लेना उठाकर, लगभग बेटा आपको दिखेगी परसेंटेज सेम है। तो यानी कि बेटा अगर इसने 10 लाख कमाया, कमाया इसने भी 10 है, कमाया इसने 11, कमाना इसने भी 11 था, लेकिन इस साल हुआ कि इसने 20 कैसे कमा लिया ये समझो। बेटा कमाना इसने था 11 लाख ही नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन से, लेकिन इस बार इन्होंने एक लैंड बेच दी जो इन्होंने फर्स्ट ईयर खरीदी थी, वो 9 लाख प्रॉफिट में बिक गई। प्रॉफिट कितना हो गया, 20 हो गया, ऑपरेशन से 11 लाख ही हुआ, ये तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया।
और अगले साल कितना हुआ, वही 12 हुआ, वही 12 हुआ। इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री कंपनी है, लगभग प्रॉफिट भी बराबर है, क्योंकि शुरुआत एक साथ हुई थी, दोनों का साइज बराबर है, इसलिए प्रॉफिट की अमाउंट भी सेम आ रही है। लेकिन इस साल क्या हुआ, फर्क किसका पड़ा, 9 लाख रुपए का, जो लैंड बेची उससे प्रॉफिट कमा लिया। बेटा एक बात हमेशा पल्ले बांध ले कंपनी, ठीक है, आप डिविडेंड स्टेबलाइजेशन की पॉलिसी फॉलो करते हैं, लेकिन बेटा कभी भी डिविडेंड ना तो टेम्परेरी अर्निंग्स से बांटते हैं, ना ही बेटा स्मॉलर अर्निंग्स से बांटते हैं। सुन लो बेटा मैं क्या बोल रहा हूं। बेटा अगर आपको डिविडेंड बांटना है, सर बांटते चलो, बट बेटा यू मस्ट बी श्योर दैट योर अर्निंग पोटेंशियल विल गो अप इन द सेम रेशियो। देखो आपने 10 लाख कमाया, आपने आधा डिविडेंड बांट दिया, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आपने 20 कमाया, आप आधा डिविडेंड बांटने में इंटरेस्टेड हो, लेकिन बांटने से पहले ये सोच लो, क्या मेरे अर्निंग पोटेंशियल ऐसे ही कंटिन्यू रहेंगे। क्वेश्चन पूछ लो अपने आप से कंपनी। अगर आपको पूरा कॉन्फिडेंस है दैट योर अर्निंग पोटेंशियल विल गॉन अप इन द सेम रेशियो, कि अगर मैंने इस साल 20 कमाया, अगले साल मैं 30 कमाने वाला हूं, सर बांटो डिविडेंड, कोई शेयर होल्डर डिससेटिस्फाई नहीं होगा, जब अगले साल 30 में से 15 मिलेंगे उसको तो। बट बेटा अगर आपको लगता है ना कि इसमें कुछ अर्निंग टेम्परेरी इन नेचर है, वो अगले साल कंटिन्यू नहीं होगी, सर उससे डिविडेंड नहीं बांटते कभी भी, उसको 100% रिटेन करते हैं। आपको पता है ना अगले साल लैंड नहीं बिकेगी, अगले साल 9 लाख का नहीं होगा प्रॉफिट, बेटा इसको 100% रिटेन करते, इसमें से बांटते बस आधा डिविडेंड। अगर आपको कॉन्फिडेंस है नहीं मेरी तो अर्निंग पोटेंशियल ऐसे ही कंटिन्यू रहेंगी, 20 के बाद 30 का ही नंबर आएगा, इससे कम नहीं आऊंगा मैं, सर फिर किसको ऑब्जेक्शन हो सकता है, फिर तो बांटो ना डिविडेंड। बट बेटा अगर आपकी अर्निंग टेम्परेरी इन नेचर है, उससे कभी डिविडेंड नहीं बांटते, हमेशा उसको 100% रिटेन करते हैं। समझ आई बात, क्लियर। एक और बात, खाली टेम्परेरी अर्निंग से तो डिविडेंड बांटना ही नहीं है, ये तो समझ में आ गई। एक और चीज से डिविडेंड नहीं बांटना, व्हेन योर अर्निंग्स आर, व्हेन द इंक्रीज इन द अर्निंग आर स्मॉलर इन नेचर। मैं कहूं बेटा पहले साल प्रॉफिट हुआ 10 लाख, अगले साल प्रॉफिट हुआ 10 लाख 1,000, अब ये मत क्या ना 5 लाख 500 रुपए का डिविडेंड बांट देते हैं जी, 50% ही तो बांटते हैं। बेटा जब आपको पता इतना सा इंक्रीज हुआ है, शेयर होल्डर की जाड़ भी गिली नहीं होने की 500 रुपए में, बेटा फिर उसको डिससेटिस्फाई रहने दो, 5 का 5 ही दे दो अगले साल, 1000 का 1000 रिटेन कर लो। टेम्परेरी अर्निंग से कभी डिविडेंड नहीं बांटना, स्मॉलर इंक्रीज से कभी डिविडेंड नहीं बांटना, 100% ऑफ द पोर्शन शुड बी रिटेन्ड। क्लियर है बेटा बात, समझ आई बात, पक्का। लास्ट हेडिंग पर आ जाओ बेटा। बेटा लास्ट हेडिंग होगी टैक्सेशन पॉलिसी। लो जी सामने देखना बेटा, डिविडेंड पर ना एक टैक्स लगता है, इस टैक्स को बोलते हैं कुछ लोग प्यार से सीडीटी, कुछ लोग प्यार से बोलते हैं डीडीटी। बेटा सीडीटी का मतलब होता है कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, और डीडीटी का मतलब होता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, कुछ भी कह लो, डिविडेंड पे जो टैक्स लगता है वो यही है। सीडीटी मतलब कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, डीडीटी मतलब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। बेटा ये टैक्स हर हाल में कंपनी को देना होता है, और शेयर होल्डर के हाथ में ये इनकम एग्जेम्प्ट इनकम है। सुन लो बेटा इस चीज का मतलब, तब मैं हेडिंग पर शिफ्ट कर सकता हूं। बेटा आज एक कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, डिविडेंड बांटने जा रही है, ठीक है, डिविडेंड पे टैक्स लगता है सीडीटी या डीडीटी कुछ कहो। बेटा सरकार ने ना फंसा रखा है कंपनी को, और शेयर होल्डर को फ्री रख रखा है। सरकार ने कहा कंपनी तू डिविडेंड जब बांटेगी तो तेरी जिम्मेदारी है, तू टैक्स जमा कराएगी डिविडेंड का। सर एक बात बताऊं, लॉ आपको भी बनाना हो, लॉ मुझे भी बनाना हो, लॉ बनता यही है, लॉ में कमी नहीं होती, ज्यादातर देखोगे तो आप। बेटा क्योंकि आप सोचो ना इनकम टैक्स अथॉरिटीज के एंगल से, अगर वो कंपनी को ना फंसाएं, रिलायंस में 14 लाख शेयर होल्डर है, 14 लाख, डिविडेंड बट गया सबको, ठीक है, और मैं बोलूं 14 लाख में से 2 लाख ने टैक्स नहीं पे किया, इनकम टैक्स अथॉरिटी घूम रही है 2 लाख लोगों के पीछे, टैक्स दे दो टैक्स दे दो। सर इतना स्टाफ नहीं है, किसी गवर्नमेंट के पास नहीं हो सकता कि आप 2-2 लाख लोगों को ट्रेस कर रहे हो, 3-3 लाख लोगों को ट्रेस कर रहे हो एक छोटे से मैटर में। समझ में आती है बात। तो उन्होंने फंसा किसको दिया, कंपनी को। अब कितना आसान हो गया उनके लिए, एक अथॉरिटी को पकड़ना आसान है, 3 लाख लोगों को, 2 लाख लोगों को, एक एक इंस्टीट्यूशन को पकड़ लो ना। तो बेटा इनकम टैक्स लॉ ऐसा बना हुआ है कि कौन टैक्स देगा डिविडेंड पे,
हमेशा कंपनी, कंपनी ने टैक्स दे दिया, फिर आप डिविडेंड बांट दो, वो इनकम शेयर होल्डर के हाथ में क्या होगी, एग्जैम्प्ट इनकम, क्योंकि एक इनकम के ऊपर एक ही तो बार टैक्स लोगे, दो बार थोड़ी लोगे, वो टैक्स दे तो दिया कंपनी ने, तो आपके हाथ में टैक्स नहीं लगेगा उस इनकम पे। कानून समझ में आया? अब मैं बताऊं, अपने मुद्दे पर आ जाऊं, लॉ समझ में आया, लॉ क्या है? चलो जी बेटा, अब ये कहता है, ये हेडिंग मेरी कहती है कि जिस टाइम आप डिविडेंड बांट रहे हो, अगर सीडीटी का रेट ज्यादा है तो डिविडेंड ना कम बांटने की सोचना। मान लो बेटा, जिस टाइम आप डिविडेंड बांट रहे हो, सीडीटी का रेट है 40%, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स का रेट है 40%, और कंपनी ने 20 लाख रुपए कमाया, सर सारा मत बांटने बैठ जाना, क्योंकि अगर आप आज सोचो कि मैं 20 लाख डिविडेंड बांट दूं, सर 40%, 8 लाख तो टैक्स में निकल जाएगा, शेयर होल्डर को लगेगा क्या दिया कंपनी ने, 12 लाख रुपए दिए सिर्फ। समझ में आ रही है बेटा बात? तो अब वो ऐसे सिचुएशन में क्या करो, आज थोड़ा कम बांट लो। कंपनी ने सोचा चलो हम 8 लाख बांट, 8 लाख में से कितना टैक्स में निकल गया, 3,20,000 तो टैक्स में ही निकल गया, सीडीटी में ही निकल गया। ठीक है जी, तो बाबू शेयर होल्डर को मिला कितना, 4,80,000 रुपए मिला डिविडेंड। ठीक है ना? और जैसे ही मान लो किसी दिन सरकार की बेटा कोई अनाउंसमेंट आई और सीडीटी का रेट कम हो गया, सीडीटी का रेट आज सरकार ने 20% कर लिया, सर अभी बचा लिया था ना आपने 12 लाख रुपए, निकालो सारा का सारा, बेटा 12 लाख के ऊपर अब कितना टैक्स लगेगा, 20%, ये तो निकल गया सीडीटी में 2,40,000, बाबू बाकी कितना बच गया, 9,60,000। आज बांट दो ना सारा डिविडेंड, शेयर होल्डर को भी लगेगा कि बहुत ठीक ठाक इनकम मिल गई हमें। तो बड़ी सिंपल सा कंक्लूजन है, अगर सीडीटी का रेट ज्यादा है, डिविडेंड कम डिक्लेयर करो, रिटेन ज्यादा करो पैसा अपने पास, क्योंकि अगर आप डिविडेंड बांटोगे फायदा कुछ नहीं लगेगा शेयर होल्डर को, इतना सारा पैसा तो टैक्स में ही निकल जाएगा। लेकिन अगर सीडीटी का रेट कम है तो डिविडेंड ज्यादा बांटो, रिटेन करने की जरूरत नहीं है, उनके हाथ में भी ज्यादा पहुंचेगा, वो ज्यादा खुश होंगे। क्लियर है बेटा बात? बाबू ऑलमोस्ट चैप्टर का भोग डल गया, एक टॉपिक बचता है फाइनेंशियल प्लानिंग, पढ़ोगे आप, मैं सिर्फ प्रॉब्लम लूंगा, नेक्स्ट टॉपिक ही है बाबू। अब मैंने आपको कहा था एक इंस्ट्रक्शन देनी है मुझे, वो समझ लो बेटा एक बार ढंग से। बाबू जिन्होंने ये चैप्टर पहले पढ़ रखा है उनके पास एक पेपर होगा, अगर याद हो तो, है पेपर? जिन्होंने नहीं पढ़ रखा, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, उन्होंने क्या करना है ये समझ लो बेटा। मैंने ना 6 टॉपिक बहुत बड़े बड़े पढ़े और 3 टॉपिक मैंने छोटे पढ़ लिए, मैं आपको याद करा देता हूं एक बार फटाफट से। फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल पढ़ा, 6 हेडिंग। फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल पढ़ा, 6 हेडिंग। फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, 6 हेडिंग। 3 तो टॉपिक यही हो गए। फिर फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन, 3 हेडिंग। फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन कल पढ़ा था, 6 हेडिंग। फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन, 6 हेडिंग। 6 टॉपिक ऐसे हैं फैक्टर अफेक्टिंग वाले। इसके अलावा ट्रेडिंग ऑन इक्विटी वो भी पढ़ा, मैनेजमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल कल वो भी पढ़ा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और बिजनेस फाइनेंस की डेफिनेशन और उनके ऑब्जेक्टिव पढ़े। 3 टॉपिक छोटे भी पढ़ लिए। ठीक है सर, 9 टॉपिक है अगर देखा जाए, और एक फाइनेंशियल प्लानिंग वो भी एक बड़ा टॉपिक है बेटा, 7 बड़े टॉपिक हो गए अगर आप सोचो तो इस हिसाब से। पर बेटा मैं हमेशा बोलता हूं ये चैप्टर खत्म होके खत्म नहीं होता, खत्म होके ही नहीं खत्म होता। क्यों खत्म नहीं होता बेटा? वो उठाकर देखो एनसीईआरटी, फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल 9 या 10 हेडिंग, मैंने कितनी कराई? 6। भैया मैं ये कह सकता हूँ नहीं नहीं पेपर तो मैंने बनाया, भैया मैं वैसे टीचर की तरह नहीं हूँ जो आपको किसी भी तरीके से गुमराह रखो, नहीं नहीं मेरे नोट्स में से ही आता है पेपर। भैया मैं कैसे कह दूं, कहीं से आ सकता है, मेरे 6 हेडिंग में से ही आना है क्या? ऐसी तो कोई जबरदस्ती नहीं है। केस स्टडी वालों को तो वैसे भी पूरी खुली छुट्टी होती है, उन्हें लगता है वही जो मुश्किल लाइन है, जो मुश्किल केस है, वहां से बेटा उठा दो। तो भैया जो मैंने बची हुई 4 हेडिंग नहीं कराई, वहां से आ गई केस स्टडी कोई तो बेटा फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल में 4 हेडिंग और रहती हैं, वर्किंग कैपिटल में रहती है, कैपिटल स्ट्रक्चर देखो तो बुक में 14 हेडिंग है, मैंने 6 कराई, 8 और रहती हैं। फाइनेंसिंग डिसीजन में और हेडिंग रहती है, डिविडेंड में और रहती हैं। अब करना क्या समझ लो बेटा, जितनी है मैंने हेडिंग कराई उतनी तो करी हमने बाबू। अब हम पास्ट जितने ईयर में आई हुई हैं बेटा, और कुछ भी हेडिंग वो सब कर देंगे। हाँ 100% नहीं करेंगे, अभी भी मैं ये बोल रहा हूं 85% 90% चैप्टर में करा,
यानी कि कैपिटल स्ट्रक्चर में अगर मान लो पास्ट ईयर हम क्वेश्चन देखते हैं, 4 हेडिंग और आई हैं, 4 और करा दूंगा, 6 ये कर ली, 4 और कर ली, 10 कर ली। पर बेटा मैं कराना उतना चाहता हूं जितना यहां टिक जाए। मैं पढ़ू 14 के चक्कर में, या मैं पढ़ू सारी हेडिंग के चक्कर में 100 हेडिंग इसी चैप्टर में हो जाए, रायता वहां कराओ, पता लगे वो 36 भी ना टिकी जो टिकानी चाहिए थी। समझे ना बात को? तो लास्ट ईयर, सॉरी लास्ट ईयर कह रहा हूं, मेन बैच में आपने देखा होगा बेटा क्या कैसे हमने किया था, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। सुन लो बाबू, आप कल नोट्स बनाकर लाओगे, एक पेपर पे लिख कर लाओगे सभी हेडिंग्स, जिन्होंने पहले नहीं लिखी क्या कर रहे होंगे वो लिखेंगे टॉपिक, फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल, 6 हेडिंग नोट्स की, 5 लाइन छोड़ देना। फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, 6 हेडिंग नोट्स की, 5 लाइन छोड़ देना। वो क्यों छोड़ रहे हो पता है ना? पास्ट ईयर का क्वेश्चन आएगा, मैं फिर हेडिंग ऐड कराऊंगा, ठीक है ना? और वो पेपर बोर्ड में बहुत हेल्प करेगा आपकी। ये पेपर जब तैयार हो जाएगा तो बेटा बोर्ड में रिवीजन के भी काम आएंगी ये सारी हेडिंग्स, ठीक है जी? कल हम केस स्टडी शुरू करेंगे इस चैप्टर के, वो 6 टॉपिक की सभी हेडिंग्स लिख कर लाना, 5-5 लाइन छोड़कर, ठीक है जी? आज के लिए रखेंगे इतना ही, बाय बाय।